आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है उधम सिंह नगर, वहां से। लेकिन ये आर्टिकल जब आप पूरा सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कहानी तो भाई आपने हमारी ही सुना दी। हमने भी काफी बार ये गलतियां करी हैं, अपने इष्ट से अपना विश्वास हमने खो दिया जब हमारे पर वक्त हल्का सा बुरा क्या आया। और काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं, उन पर जितना भी बुरा वक्त आ जाए वो अपने इष्ट से अपना विश्वास अपने भगवान से वो बिल्कुल नहीं हटाते। लेकिन मैं आपको ले चलता हूं कहानी पर उधम सिंह नगर के रहने वाले कपिल, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। और वो उनका काम क्या था, ऑफिस की देखा भाली करनी, कुछ एक फाइलों का भी काम कर लेना। जूनियर स्टाफ की तरह उनकी वहां पर ड्यूटी थी। और उनके परिवार की बात करें तो एक उनकी बहन थी, काफी बार उसके लिए लड़का भी देखा गया। काफी बार तो ऐसा हुआ कुंडली मैच नहीं हुई, कुंडली मैच हुई तो इनको लड़का समझ में नहीं आया। और कपिल के माता पिता भी थे जो बुजुर्ग अवस्था में थे, जो कपिल के सहारे पर ही चलते थे। और कपिल की वाइफ और कपिल के दो बच्चे। कपिल की जो वाइफ थी वो भी कुछ एक ट्यूशन पढ़ाती थी, चलो जी भाई घर का कुछ किराया निकल जाए, कुछ एक चलो मेरे पति की यहाँ पर मदद हो जाए। लेकिन कपिल क्या करता था, अपने शौक मारकर कभी भी घर का किराया नहीं रोकता था, टाइम से देता था, टाइम से स्कूल की यहाँ पर फीस जाती थी। और इसके सपने भी यही थे कपिल के कि भाई मेरे भी दिन कब बदलेंगे, भगवान शंकर मेरे दिन कब बदलेंगे। और ये दो बार मौका जैसे इसको लगा, केदारनाथ भी गया और काफी भगवान शंकर को मानता था कि हे भोलेनाथ मेरे तुम यहाँ पर दिन बदल दो। और ये अपने ऑफिस में भी काफी इसकी मजाक उड़ती थी। मजाक उड़ने का कारण ये था, इसको याद ही नहीं था कि आखिरी बार इसने नया कपड़ा कब सिलवाया, कब खरीदा। ये बाजार से वही कपड़े खरीदता था जो सेकंड हैंड होते थे, उसी को ही रिपेयर करवा कर पहनकर अपना ऑफिस जाना। और इसके पास दो जैकेटें होती थी कि भाई सर्दियां आई तो कोई जैकेट फट गई तो उसी को ही रफू करवा ली और ऑफिस चले गए। और ऑफिस में जाकर फिर अपनी मजाक भी बनवाई। काफी लोगों ने कहा कि तू तो जोकर है, तू तो ये है, तू तो ये है। ये सब की बातों को कहीं ना कहीं यहाँ पर नजरअंदाज भी करता था। होता क्या है, एक समय ऐसा आता है जब इसको एक पुराना दोस्त मिलता है और ये कहता है कपिल भाई काफी ज्यादा तुम्हारे दिन वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आया। तो कपिल ने ये कहा कि भाई कैसे बदलाव आएगा, लगता है हमसे हमारी किस्मत ही रूठी हुई है। तो उसने कहा कि भाई तू चिंता मत कर, तू काम एक मेरा मान, तो तू माता रानी को मान और माता रानी के मंदिर में सुबह सवेरे जा। जब वहां पर कोई भी ना पहुंचे तू वहां पर झाड़ू लगा, उसके बाद तू अपनी माता रानी से बात रख, तेरी भाई सुनवाई जरूर होगी। तो ये आशा कपिल के दिल में जागी, जो अभी भगवान शंकर को मान रहा था उनसे विश्वास डगमगाया और अब सीधा माता रानी पर इसका विश्वास हो चला। इसने सोचा जी चलो जी सुबह के समय मैं जरूर जाऊंगा, वहां पर झाड़ू भी लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इनकी छुट्टी का समय हुआ, अब सब लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे और कपिल का तो भैया टारगेट बना रखा था कि मजाक बनाएंगे तो इसी की बनाएंगे। सीढ़ियों से जैसे ही उतर रहे थे ये अपने ऑफिस की, तो एक बंदा कपिल को धक्का दे देता है और कपिल संभल नहीं पाता, लड़खड़ाता हुआ सीधा सीढ़ियों से नीचे गिरता है। तो ऑफिस वाले ही आनन फानन में इसको एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और जब डॉक्टर वगैरह देखते हैं तो भाई इसका एक्सरा भी होता है और इसके हाथ में प्लस्तर वगैरह भी लगता है। ऑफिस वालों ने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि भाई देखो ये हंसी मजाक तुम्हारी थी, इस पर कंपनी 1 रुपए का भी खर्च नहीं देगी तुम्हें, ये तुम्हारी गलतियां हैं, तुम जानो कंपनी का कोई भी रोल नहीं है। ये सब कहते हैं और सीधा अस्पताल से वहां का स्टाफ चला जाता है। उसके बाद जब इसके हाथ में प्लस्तर लगा तो ये डॉक्टर साहब के सामने बैठा। तो डॉक्टर साहब ये बोले कि बेटा ये दवाई मैं तुम्हें लिख देता हूँ 15 दिन की, और ये दवाई तुम्हें जरूर खानी है अगर अपना हाथ सही करना है। और इसने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये दवाई कितने की पड़ेगी। तो डॉक्टर का ये कहना था कि बेटे लगभग 2200 की दवाई पड़ेगी। अब इसने ये सोचा कि अगर मैं दवाई लेने को हो गया तो भाई जो मेरे कमरे का किराया है वो मैं दे नहीं पाऊंगा। तो इसने एक डिमांड रखी डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप खाली ये बता दो
क्या मैं इसमें दर्द की गोली है क्या, उससे मेरा काम चल जाएगा, खाली मैं वही खा लेता हूँ। तो इसकी बात सुनकर डॉक्टर को भी एहसास हुआ कि भाई इसकी माली हालत कुछ अच्छी नहीं है, क्यों ना यार इसको मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी तरफ से ही दवाई दे देता हूँ। तो डॉक्टर ने ये कहा कि बेटे चल चिंता मत कर, तू ऐसा कर दवाई मेरी तरफ से ले जा, तेरे पास पैसे वगैरह नहीं है। तो ये डॉक्टर को मना करने लगा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब कोई भी बात नहीं है। तो डॉक्टर ये बोला कि बेटा तू मेरे बच्चों की तरह है, तू ऐसा कर दवाई मेरी तरफ से ले जा, टेंशन मत ले। ये अपना दवाई वगैरह लेता है और जैसे ही घर पहुंचता है तो घर वाले काफी ज्यादा चिंता में आते हैं कि भाई कैसे क्या हो गया। तो इसका ये कहना था कि मेरा पैर फिसल गया ऑफिस में, मैं गिर गया। और इसने ये भी नहीं बताया कि भाई ऑफिस वाले कितने अच्छे हैं कितने क्या हैं, क्योंकि उनकी छवि बरकरार रखना चाहता था कि उसने सोचा अगर मैं घर में बताऊंगा तो कहीं ना कहीं परिवार ये कहे कि वहां से नौकरी छोड़ दे, और नौकरी इतनी जल्दी दोबारा मिलती नहीं है। अब होता क्या है, इसने काफी कोशिश की कि भाई जो मेरे हाथ में डॉक्टर ने प्लास्टर लगाया है मैं किसी तरीके से इसको यहाँ से काट दूं, लेकिन इस मंसूबे में ये कामयाब नहीं हो पाया। और उसी प्लास्टर के साथ ये अगले दिन भाई ऑफिस भी गया, दर्द भी बहुत हो रहा है और भाई साहब ये अपनी ड्यूटी भी दे रहा है। और इस बीच में एक बात मैं आपको और मेंशन कर दूं, ये सुबह 4 बजे उठकर मंदिर भी गया था। मंदिर में इसने झाड़ू भी लगाया, अच्छे से सफाई भी करी और माता रानी के आगे माथा भी टेका और माता रानी से एक ही डिमांड करी, हे माता रानी मेरा भी घर बनवा दो, मेरा भी भाई परिवार थोड़ा सा अच्छे से जिंदगी जिए, किस तरीके से हम ये घुटन भरी जिंदगी जिए। तो यहाँ पर इसकी एक अंतर आत्मा की आवाज आई कि अगर इस तरीके से माता रानी सुनेगी तो भाई सब की सब संतानें उनकी हैं। यार ऐसा नहीं होता कि बंदा कोई कहे कि हाँ भाई सुबह 4 बजे आओगे तभी माता तुम्हारे लिए जल्दी सुनेगी, नहीं नहीं ये इस तरीके से इसके मन में ख्याल आया, ऐसा नहीं होता। इसने कुछ दिन वहां पर झाड़ू लगाया, उसके बाद अपना ऑफिस भी इसका चलता रहा, लगभग महीना आधा यहाँ पर बीता है। तो होता क्या है, एक इसका पुराना दोस्त मिलता है कि भाई खाटू श्याम के लिए बसें जा रही हैं, क्या चलोगे। तो इस पर कपिल का ये कहना था कि भाई मेरे बस की नहीं है, रुद्रपुर से खाटू श्याम काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है और मेरी इतनी गुंजाइश भी नहीं है और कंपनी वाले छुट्टी भी नहीं देंगे। तो इसके दोस्त का ये कहना था कि भाई तू टेंशन मत ले, वैसे ही कंपनी की लगभग सभी के ऑफिसों की 3-4 दिन की छुट्टी है, और तू ऐसा कर मेरे साथ चल और अपने घर वालों को भी लेके चल। तो यहाँ पर कपिल का ये कहना था यार मैं कैसे चलूंगा भाई, भाई बस की नहीं है। इसलिए मतलब काफी ज्यादा आनाकानी अपने दोस्त के आगे करने लगा, किस तरीके से बोले कि भाई मेरे पल्ले पैसा नहीं है। तो यहाँ पर इसका दोस्त ये कहता है कि भाई तू टेंशन मत ले, जो हमारी कंपनी का मालिक है उसने ये कह रखा है कि जितने ज़्यादा लोग हो सकें तुम इकट्ठा करो, उनका सारा खर्च मैं दूंगा और जो भी रास्ते का खाना पीना होगा सब कुछ मैं करूंगा, बस तुम काफ़ी सारे लोग इकट्ठे कर लो, 100-200 भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कपिल के मन में भी थोड़ी सी आस्था जागी खाटू श्याम को लेकर। कपिल सीधा अपने ऑफिस गया और अपने सीनियर से कहा कि सर क्या हमारे ऑफिस में 3-4 दिन की छुट्टी पड़ रही है। तो यहाँ पर इसके सीनियर ने कहा हाँ भाई तेरी भी किस्मत बहुत अच्छी है, जा तू भी ऐश कर, तू भी अपने गांव वगैरह घूम ले। यहाँ पर कपिल फिर से कहता है सर पक्का मैं जाऊं। तो इसके सीनियर कहते हैं ज्यादा जिद करेगा तो अभी नौकरी से निकाल दूंगा, फालतू की बात मत कर, और तुझे बीच बीच में मैं बुलाऊंगा, ऑफिस आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कपिल ने कहा कि सर मैं कहीं जाने की सोच रहा हूँ, अगर हो सके तो मेरी वैसे ही छुट्टी कर दो। तो इसके सीनियर ने कहा चल भाई ठीक है, मुझे क्या तेरी जरूरत, तू जा। अब ये अपने उस दोस्त के साथ अपने परिवार को लेकर भाई चला जाता है खाटू श्याम, और वहां पर जाकर जब ये नज़ारे देखता है तो इसका दिमाग हिल जाता है कि भाई यहाँ पर तो सब के सब लोग जय श्याम जय श्याम जय श्याम कर रहे हैं। और होता क्या है, ये सीधा वहां भी अपनी कुछ एक डिमांडें रख देता है, मन्नत यहाँ पर मान लेता है। भाई साहब वहां से आए, अब तो जय श्याम, जिधर देखे जय श्याम। ये भूल चुका था सबसे पहले इसने किसका साथ छोड़ा, भगवान शंकर का साथ छोड़ा। उसके बाद इसने किसका साथ छोड़ा, माता दुर्गा का साथ छोड़ा। अब इसका विश्वास बना था खाटू श्याम, अब इसकी क्या गारंटी थी कि ये भाई विश्वास कितने समय तक बरकरार रहता।
यहाँ पर महीना 2 महीना बीते तो इसका अंदर से मन खाटू श्याम से भी डगमगाने लग गया। इसने सोचा कि भाई वहाँ से भी कोई चमत्कार नहीं हो रहे, लेकिन चमत्कार हो रहे थे, इसको एहसास नहीं हो रहा था। जो इसकी वाइफ लगभग 11 से 12 बच्चे पढ़ा रही थी ट्यूशन, अब इसकी वाइफ के पास 32 बच्चे थे, जो काफ़ी ज़्यादा स्थिति इसकी मजबूत होती दिख रही थी। और इसकी सिस्टर भी कहीं ना कहीं भाई जॉब कर रही थी, तो उसका भी वहाँ पर पैसा बढ़ चुका था। और इसके मन में बस एक सवाल यही चल रहा था कि अगर कोई भी चमत्कार है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। और जो घर में इसकी आमदनी बढ़ रही थी वो इसको नहीं दिख रही थी। होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समय बीतता है तो ये अपने ऑफिस से उस दिन जल्दी छुट्टी होती है, हाफ डे हो जाता है। तो ये भाई सोचता है कि क्यों ना यार थोड़ा सा पैसा मेरी जेब में है, मैं अपने भाई परिवार के लिए दूध वगैरह जलेबी वगैरह लेकर जाऊं। ये वहाँ से जलेबी वगैरह गांधी पार्क से पैक वगैरह करवाता है और अच्छे से पन्नी वगैरह लेकर जाने को होता है। तो एकदम से कोई साधु हो गया, कोई अघोरी हो गया, कोई बाबा हो गया, जैसे ही मुड़ता है, जो उनके हाथ में कटोरा सा आपने देखा होगा, उससे उसकी पन्नी टकराई और सारी की सारी यहाँ पर जलेबी नीचे फैल गई। अब ये गुस्से में बाबा से बोला, बाबा तुमको बिल्कुल तमीज नहीं है, अंधे हो क्या? तुम्हारी वजह से मेरा पूरा का पूरा खाने का सामान गिर गया, तुम्हारा बस एक ही काम है, कमाना तुमने है नहीं, दूसरे का भी यहाँ पर नुकसान करवाना, भिखारी कहीं के। अब इतना इसने बोला है तो वो बाबा ये बोला कि बेटा तू पहली बात, चल तेरा नुकसान हुआ है तो मुझसे पैसे ले ले, मैं तेरे पैसे दे दूंगा, तू भाई मुझे भिखारी क्यों बोल रहा है? मैंने क्या तेरे से कुछ मांगा है? तेरे से मैंने कोई बात रखी कि भाई 10-5 रुपए मुझे दे दे? मैं खुद यहाँ पर सामान पैसे देकर खरीद रहा हूँ और तू मुझे भिखारी कह रहा है। ये फिर गुस्से में बोला, बाबा बकवास मत करो मेरे से, तुम ऐसा है यहाँ से चले जाओ, तुम भैया मेरे से बोलो मत, तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया। तो बाबा भी इसके आगे बहस करने लगे, बोले बेटा ये उधम सिंह नगर तुम्हारे पिता का नहीं है, जितना शहर तुम्हारा है उतना शहर मेरा है। और तू एक बात बता, तू मेरे से ये बोल कैसे रहा है कि बकवास मत करो, ये मत करो? मैं तेरे को इज्जत से बात कर रहा हूँ, बेटा बेटा करके बोल रहा हूँ, तू मेरे से बदतमीजी कर रहा है। यहाँ पर फिर कपिल बोला, काहे का बेटा, मैं तेरा लड़का हूँ क्या? और तमीज से बोल, मेरे को बेटा बेटा मत कर। अब इतना ये बाबा से बोला, बाबा बोला चल बेटा ठीक है, तुझे बहुत घमंड है, तुझे बहुत अहंकार आ गया है, पता नहीं क्या अपने बैग से निकालते हैं, कोई अगरबत्ती का आप राख कह लो, कुछ भी होता है, इसके मुंह की तरफ लेते हैं और इस तरीके से फूंक मारते हैं और ये कहते हैं कि बेटा आज से 2 दिन के बाद तू मुझे ढूंढेगा लेकिन मैं तुझे मिलूंगा नहीं, जा। अब होता क्या है, ये भाई साहब काफी ज्यादा गुस्से में उसी गांधी पार्क का वहां पर मैदान था, जाकर वहां पर बैठा है और लगभग 10-15 मिनट बैठे हुए इसे और काफी ज्यादा इसको घुटन महसूस होने लगी, सांस ना आए, अजीबपन सा इसको महसूस होने लगा। इसने सोचा कि भाई मैं यहाँ से चलता हूँ, जबकि गांधी पार्क का मैदान तो काफी ज्यादा बड़ा है। अब ये अपने घर के लिए निकला और गांधी पार्क से इसके घर की दूरी आप ये लगा लो 20 से 25 मिनट की है अगर बंदा पैदल पैदल जाए, लेकिन इसको यहाँ पर 2 घंटे हो गए और ये अपने घर नहीं पहुंच पा रहा। अब ये जैसे ही घर गया है तो इसकी पत्नी ने ये बात कही कि आप, हाँ जी आप आज बड़ी लेट आए हो, आप तो कह रहे थे आपका आज हाफ डे है, टाइम से घर आ जाऊंगा, आप तो शाम के 4-5 बजा दिए। ये कुछ भी नहीं बोल रहा अपनी वाइफ को और काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहा है। और इसकी पत्नी ने ये कहा कि ऐसा करो आप हाथ मुंह धो लो, चलो जी मैं आपके लिए खाना वगैरह लगा देती हूँ। अब ये जैसे ही हाथ मुंह धो के आया है और इसकी पत्नी ने इसके आगे खाना लगाया और ये काफी अलग अंदाज में खाना खा रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं ये कब से भूखा है और ये कितना भूखा है। जितना टाइम एक रोटी में खाने में लग रहा है ये उतने समय में 3-3 रोटियां खा रहा है और ये कम से कम भी 15-16 रोटियां खा चुका है अभी तक। अब यहाँ पर इसकी पत्नी ने एक बात करी कि हाँ जी आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ लग रहा है। और ये काफी ज्यादा गुस्से में बोला, क्या कर लेगी? अगर मैं गुस्से में हूं क्या कर लेगी? क्या हो जाएगा? बकवास मत कर, रोटी ला मेरे लिए।
इतना ज़्यादा गुस्से में बोला तो भाई इसकी बहन देखकर डर गई, इसके बच्चे देखकर डर गए, इसके माता पिता देखकर डर गए। जो भाई आज तक कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, चुप चुप रहता था, मीठी आवाज़ में बोलता था, ये भाई बोल कैसे रहा है। ये अपना भाई रोटी खाता है, वहाँ से हटता है, चला जाता है सोने। और जो ऑफिस में इसकी मजाक बनती थी, ये किसी के आगे जवाब नहीं देता था। अब ऑफिस में भी काफ़ी लोग इससे डरने लगे थे। ये अब कहीं ना कहीं जवाब देने यहाँ पर शुरू हो गया था। अगर कोई भी इसकी मजाक बनाता था तो काफ़ी जल्दी गुस्से में आ जाना, काफ़ी ज़्यादा घूर कर देखना। और दो एक ऑफिस वाले समझ चुके थे कि भाई इसके साथ सीन कुछ अलग चल रहा है। होता क्या है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समय 2 4 5 दिन का बीतता है और ये अपने घर की तरफ को आ रहा है, और ठीक रास्ते में इसको पंडित जी मिलते हैं। और पंडित जी ये कहते हैं कि बेटा कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी ड्यूटी से आ रहा हूँ। और पंडित जी से बोल रहा है लेकिन थोड़ी सी अलग टोन में बोल रहा है, और बिल्कुल पंडित जी से नजरें नहीं मिला रहा। तो पंडित जी ने ये कहा कि बेटा मुझे तुम्हारे माता पिता के दर्शन किए हुए बहुत समय हो गया, हमारे बुजुर्ग हैं, चलो बेटा घर जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कुछ नहीं बोलता और पंडित जी से तेज स्पीड में अपना घर पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पंडित जी से बच रहा हो कि भाई ये कौन सी बला मेरे पीछे पीछे आ रही है। अब ये 5 7 8 मिनट में अपने जैसे ही घर पहुंचा, अब ये जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसा है और पंडित जी जैसे ही आने को लगे तो ये सीधा बोला, भाई तू यहाँ तक आ गया, तुझे यहाँ पर आने के लिए किसने कहा है? चल चला जा, जा अपने मंदिर में जा। और ये भाई साहब जैसे ही पंडित जी से बोला है, इसके माँ बाप अभी बरामदे में बैठे थे, बोले बेटा तू कैसे बोल रहा है, ये हमारे पंडित जी हैं, ऐसे नहीं बोलते, बदतमीजी नहीं करते। अरे आपको मिलना है तो बाहर जाओ, यहाँ पर पंडित अंदर नहीं आएगा। तो इसके माँ बाप कहते हैं भाई ठीक है, चल भाई उनको नहीं आने देना, हम भी बाहर चले जाते हैं, पंडित जी से मिल लेते हैं। अब वो पंडित जी जैसे ही बाहर आते हैं, इनको नमस्कार होती है एक दूसरे को। तो यहाँ पर इसके माँ बाप कहते हैं कि पंडित जी आप बुरा मत मानना, कुछ समय से हमारा लड़का ना, इसका स्वभाव बदला हुआ है, काम का इस पर काफ़ी ज़्यादा लोड है। तो यहाँ पर पंडित जी का कहना था कि देखो ये काम का लोड नहीं है, मुझे कुछ सीन अलग लग रहा है, कोई इस पर ऊपरी बाधा का असर है और मुझे साफ साफ दिख रही है। आप ऐसा करो, इसको जल्दी से जल्दी हो सके तो मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, नहीं तो आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसके माँ बाप का ये कहना था कि देखो भाई पंडित जी, मेहंदीपुर बालाजी कैसे जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर फिर पंडित जी कहते हैं कि देखो तुम चिंता मत करो, मेरे ही एक भक्त हैं और वो काफ़ी ज़्यादा योग्य हैं, मैं उनको साथ भेज दूंगा। और रही बात गाड़ी की, उसका भी मैं प्रबंध करवा दूंगा। काफ़ी सारे यहाँ पर ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो इस तरीके की सेवा भी उठाते हैं, और हो सके तो तुम आज शाम को ही घर से निकल जाओ। और पंडित जी का जो एक चेला था, काफ़ी ज़्यादा योग्य भी था, वो भी इनके साथ हो लेता है, कपिल के माता पिता। और ये सब लोग भाई उसी गाड़ी से ही मेहंदीपुर बालाजी चले जाते हैं। जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी की यहाँ पर सीमा शुरू हुई और इसने काफ़ी ज़्यादा नाच नचाए कि भाई मुझे बाथरूम आ रहा है, मुझे ये आ रहा है, मुझे ये आ रहा है। 2 4 बार तो ये भाई साहब वहाँ से भागने की भी इसने कोशिश की। जब वहाँ पर मंदिर में गए और पंडित जी के ठीक सामने इसको बैठाला गया है, तो पंडित जी ये बोले कि भाई ये सब क्या है, इस पर एक प्रेत नहीं है, कम से कम 18 प्रेत छोड़े गए हैं। और ये बताओ तुम्हारा लड़का किसी चौराहे से निकला था, किसी ने कुछ खिलाया था, क्या किया था? भाई इतने प्रेत लेकर घूम रहा है, आपको एहसास ही नहीं हुआ? तो इसके माँ बाप का कोई भी जवाब नहीं आया। बोले भैया हमें नहीं पता, कुछ भी हम इसके बारे में नहीं जानते। और वहाँ के जो भी पंडित जी थे मेहंदीपुर बालाजी के, उन्होंने कहा कम से कम आपको यहाँ पर 7 दिन रुकना पड़ेगा, और आप टेंशन मत लेना, व्यवस्था भी हम करवा देंगे जगह की। अब ये भाई साहब 7 दिन वहाँ रुकते हैं। 8वें दिन जैसे ही कपिल नॉर्मल होता है और ये कहता है कि भाई हम यहाँ पर कैसे आए और ये कौन सी जगह है, ये तो अपने रुद्रपुर की तो जगह दिख नहीं रही है।
इस तरीके से बात करने लगा और टोन यहाँ पर कपिल की बदली हुई नजर आई। और जब भाई साहब इसके माँ बाप और जो पंडित जी थे मेहंदीपुर बालाजी के, वो भी खुश हुए कि चलो जी लड़का यहाँ पर ठीक हो गया। पंडित जी ने कहा ठीक है बेटे, तू ऐसा कर, एक टीका हमारे से लगवाता जा। और जैसे ही पंडित जी ने वो तिलक लगाया है कपिल को, और उसका निशान आज भी हल्का हल्का बहुत रेयर सा कपिल को कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका आभास होता है। और जैसे ही अपने घर आया और उसके बाद जब पूरा उसको बताया गया कि कपिल तुम्हारे साथ बेटा ऐसे ऐसे हुआ था, ये चीज हुई थी, तो कपिल को भी भाई साहब काफी ज्यादा एहसास हुआ कि मैंने भी गलत बोला था, उस तांत्रिक को, उस बाबा को मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन भाई चलो जी, जैसा भी है सब ठीक है। और आज की तारीख में ये काफी ज्यादा क्लोज हैं बालाजी के, और उनकी भक्ति भी काफी अच्छे से करते हैं। अगर उधम सिंह नगर में बालाजी का जागरण होता है तो वो भाई बराबर उसमें जाते हैं, अपनी सेवा भी करते हैं और अपना जो भी उनसे बन पड़ता है वो भी करते हैं। और उन्होंने एक अपना मकान भी अब ले लिया है, बहन की शादी भी हो गई है, अब परिवार काफी ज्यादा खुश है। और ये पूरा इंसिडेंट हुआ था लगभग सन 2023 में। बाकी फ्रेंड्स, अगर आज का आर्टिकल आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ये करें कि ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर किसी न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।